हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के जो एक महत्वपूर्ण चैप्टर को हम देख रहे थे, पार्ट 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसके सभी टॉपिक्स को हमने कवर किया और डिटेल में समझने का प्रयास किया। आज एक और इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं और वो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। जैसा कि हम हर चैप्टर हर सब्जेक्ट के साथ करते हैं कि हर सब्जेक्ट को के चैप्टर को देखने के बाद उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस के, जिससे आप बेहतर एक मॉडल आंसर पा सके और एग्जामिनेशंस में एक अच्छा आंसर फ्रेम करके लिख सके। इससे पहले कि ये महत्वपूर्ण सेशन हम स्टार्ट करें, एक और खास जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के निःशुल्क शिक्षा पा सकते हैं। यानी आपको यहां एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। सारी की सारी शिक्षा कक्षा 7 से 12 तक की यहां पर निःशुल्क प्रोवाइड की जा रही है और आप किसी भी सब्जेक्ट को, चाहे सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं या स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हैं, डिटेल डिस्कशन सारे के सारे चैप्टर्स की पढ़ाई निःशुल्क मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर कर सकते हैं। तो इसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन और देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण सवाल एनसीईआरटी में इस चैप्टर से रिलेटेड पूछे गए हैं उनके क्या जवाब हो सकते हैं। तो पहले कुछ सही गलत जैसे कुछ महत्वपूर्ण आपके सामने सेंटेंसेस दिए गए, इनको देखते हैं। जैसे एक सवाल है कि निषेधाधिकार यानी वीटो के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें प्रत्येक के आगे सही गलत का चिन्ह लगाइए। अब देखिए, हमने ये चर्चा की थी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद है उसमें 10 सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी 5 स्थायी, माने कुल 15 होते हैं। जो सुरक्षा परिषद है इसमें क्या होते हैं 5 + 10, ये 5 क्या होते हैं स्थायी होते हैं और इनको मिला है क्या वीटो पावर। ठीक है, इसी निषेधाधिकार का जो वीटो का से संबंधित जो प्रश्न है इसके बारे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो अब आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन कहां से इवॉल्व हुआ है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, सुरक्षा परिषद के सिर्फ स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार है, अभी मैंने आपसे चर्चा किया। तो जवाब क्या हो जाएगा सही। जो परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल है, कौन कौन से हैं ध्यान रखेंगे, इसको भी भूलना नहीं है। तो एक तो सबका बॉस सबको पता है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, इसके अलावा कौन है ब्रिटेन, और कौन है उसी के पास फ्रांस, और कौन है तो उस समय जब स्थापना की गई तो सोवियत संघ या यूएसएसआर था, अब उसका विघटन हो चुका है तो उसका उत्तराधिकारी रूस, और एक हमारा पड़ोसी चीन। ये 5 ऐसे 1 2 3 4 5 ये 5 ऐसे देश हैं जो क्या हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं और इनको क्या प्राप्त है वीटो पावर प्राप्त है। ठीक है, सारा सब कंफ्यूजन दूर, आगे देखते हैं। यह एक तरह का नकारात्मक शक्ति है। इज इट अ निगेटिव पावर? ऑफ कोर्स, क्योंकि वीटो का मतलब क्या है, वीटो का मतलब ये होता है कि अगर कोई प्रस्ताव इनके सामने लाया गया और इसमें से किसी भी एक सदस्य ने इस पर वीटो यानी अपना पावर लगा दिया तो उस प्रस्ताव को खारिज मान लिया जाएगा। यानी अगर कोई प्रस्ताव इस परिषद से पास कराना है तो यह आवश्यक है कि ये पांचों के पांचों देश उस पर सहमत हों। तो अगर कोई एक सहमत नहीं होता है तो नकारात्मक ही तो हुआ, तो इसलिए ये एक तरह का नकारात्मक पावर है। एक वीटो पावर अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भी होता है, आपने सुना होगा, वो भी इन चीजों को वीटो करते हैं, वो भी नकारात्मक पावर है, उससे हटा लिया जाएगा संसद के बाद। आगे देखते हैं। सुरक्षा परिषद के फैसलों से असंतुष्ट होने पर महासचिव वीटो का प्रयोग करता है। महासचिव कौन होते हैं? तो आपको पता है कि जो प्रमुख अंग हैं यूएनओ के, उसमें एक अंग कौन सा होता है सचिवालय, और इस सचिवालय के जो हेड होते हैं उनको क्या कहा जाता है महासचिव। जो इस समय कौन है एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के। तो ये जो महासचिव होते हैं एक तरह से ये हेड ऑफ द यूएनओ कहा जाता है इनको। ठीक है, तो इनको हेड ऑफ द यूएनओ कहा जाता है। अब ये महासचिव के बारे में कहा गया है कि अगर मान लीजिए कि सुरक्षा परिषद के फैसले से असंतुष्ट हैं तो क्या ये वीटो लगाकर उसको रोक सकते हैं? तो नहीं, महासचिव को ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है। ये जवाब गलत है। ये केवल वीटो वही 5 देश इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वीटो से भी सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव नामंजूर हो सकता है, ये तो सही जवाब है। अभी हमने कहा था कि 5 में से कोई भी एक देश अगर असंतुष्ट है तो वो क्या कहा जाएगा, वो मान लिया जाएगा कि वो प्रस्ताव खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कामकाज के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से प्रत्येक के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाएं।
तो इसमें कथन है सुरक्षा और शांति से जुड़े सभी मसलों का निपटारा सुरक्षा परिषद में होता है। बिल्कुल ठीक बात। सुरक्षा परिषद को क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल पुलिस भाई कहा जाता है, इंटरनेशनल पुलिसिंग, ठीक है। और ये क्या करता है? इसका मुख्य भाग ये है कि पूरी दुनिया में शांति और सुरक्षा की स्थिति बरकरार रहे, तो ये सुरक्षा परिषद में किया जाता है। सही बात है। वो अलग बात है कि इसके देश ही सुरक्षा और शांति के लिए कई बार जो इसके सदस्य हैं स्थायी, वही सुरक्षा और शांति के कई बार क्या हो जाते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि उसको भंग करने वाले बन जाते हैं। देखिए रूस ने यूक्रेन में क्या किया है, चीन हमेशा दबदबा बनाना चाहता है, अमेरिका की स्थिति आप जानते हैं। मानवतावादी नीतियों का क्रियान्वयन विश्व भर में फैली मुख्य शाखाओं तथा एजेंसियों के मार्फत होता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पूरी दुनिया में जो मानवतावादी नीतियां यूएनओ की हैं, जो आर्थिक और सामाजिक हितों को साधने के लिए कई एजेंसीज इसकी काम करती हैं, जिसकी चर्चा मैंने आपसे की थी। जैसे मान लीजिए WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये क्या करता है? पूरी दुनिया में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर प्रदान करने के लिए प्रयास करता है। जो महामारी या किसी तरह का कुपोषण दुनिया में चल रहा है उसको ठीक कराने का प्रयास करता है। इसके अलावा आपने यूनिसेफ सुना होगा, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, तो दुनिया भर में बच्चों के देखभाल के लिए ये फंड काम करता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्यान्न वाला ये संस्थान यूएनओ का है जो काम करता है पूरी दुनिया में मानवतावादी नीतियों के लिए, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संस्थान है वो इसमें काम करता है। इसी से संबंध है WTO भी व्यापार के लिए, इसी से संबंध है विश्व बैंक और IMF भी, ठीक है। तो ये जो संस्थाएं हैं पूरी दुनिया में, यूनेस्को का आपने नाम सुना होगा, तो ये सारी संस्थाएं क्या कर रही हैं? मानवतावादी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए दुनिया भर में काम कर रही हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आपने सुना ही होगा, तो सही जवाब इसका हो जाएगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे है देखिए कि सुरक्षा के किसी मसले पर पांचों स्थायी सदस्य देशों का सहमत होना उसके बारे में लिए गए फैसले के क्रियान्वयन के लिए जरूरी है। सही जवाब है। जब तक पांचों देश संतुष्ट नहीं होंगे, स्थायी वाले, एक भी असंतुष्ट होगा तो वीटो लग जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र के बाकी प्रमुख अंग और विशेष एजेंसियों के स्वतः सदस्य हो जाते हैं। गलत जवाब। देखिए महासभा में क्या है, एक इसका जिसको हम बोलते हैं जनरल असेंबली, मैंने इसकी चर्चा की थी, जनरल असेंबली। पांच कौन कौन से अंग हमने चर्चा किए थे कमेंट सेक्शन में बताइए। एक महासभा जनरल असेंबली किया था, और क्या किया था? न्यास परिषद था, सामाजिक आर्थिक विकास परिषद था, सचिवालय था और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस था, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो जनरल असेंबली क्या है? ये एक संसद की तरह काम करती है, 193 मेंबर्स की, सभी मेंबर्स को बराबरी का अधिकार है। तो ऐसा नहीं है कि जो बाकी और विशेष एजेंसियां हैं उसमें ये जनरल असेंबली के सदस्य ऑटोमेटिक उसके सदस्य हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसमें चुनाव करना पड़ता है और तब वो सदस्य उसके बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को ज्यादा वजनदार बनाता है? अब देखिए मैंने आपको चर्चा किया था कि सुरक्षा परिषद सुधार के बारे में, तो मैंने आपको यह बताया था कि कुछ ऐसे देश हैं जो ये लगातार मांग करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार होना चाहिए या सुरक्षा परिषद में सुधार होना चाहिए। क्या सुधार होना चाहिए? मैंने आपको बताया कि सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, ठीक है। अब ये जो 5 स्थायी सदस्य हैं केवल इनकी दादागिरी चलती है, इनको ही केवल वीटो का अधिकार प्राप्त है। तो भारत ये लगातार मांग करता है कि वो भी क्या हो, इसका सदस्य हो। हालांकि मैंने आपको यहाँ पर G4 ग्रुप ऑफ 4 नेशन बताया था, जिसमें कौन कौन से देश शामिल थे? जापान, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और अपना प्यारा भारत। और ये लगातार ये लोग मांग करते हैं कि हमको भी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। अब भारत के खिलाफ जो तर्क दिए जाते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। कहा जाता है कि भारत NPT पे शामिल नहीं करता है, साइन नहीं करता है कि वो परमाणु हथियार नहीं रखेगा। कहा जाता है कि वो CTBT पे साइन नहीं करता है, वो बजट में कम खर्चा करता है। तो इसके अलावा ये अच्छा, भारत के अपने तर्क हैं। इन तर्कों में भी कई ऐसे तर्क हैं, लगभग कमोवेश सभी तर्क उसमें शामिल है, लेकिन इसमें कह रहा है कि सबसे ज्यादा वजनदार कौन सा है? तो परमाणु क्षमता। देखिए परमाणु क्षमता का होना ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि भारत इसका सदस्य बन जाए, बल्कि वहां तो कहते हैं कि परमाणु हथियार हटाने हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के जन्म से ही उसका सदस्य, ये भी एक बहुत स्ट्रांग
वैलिड आर्गुमेंट है कि भारत जन्म से ही संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है, एक सदस्य बना हुआ है। भारत एशिया में, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। भारत बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था है, ये सबसे वजनदार आर्गुमेंट है, क्योंकि ये बताता है कि भारत जो है वो पूरी दुनिया में क्या है, एक तरह से पहले तो बहुत तेजी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, और राजनीतिक व्यवस्था जो है इसमें सबसे प्रमुख हमारा जो हमारे लिए अचीवमेंट है कि हम सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में उभरे हैं। सबसे बड़ा लोकतंत्र, ठीक है, हम सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में उभरे हैं। अब सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में उभरने का मतलब यह है, यूएनओ भी बार बार कहता है कि पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए, पूरी दुनिया में कोई ऑटोक्रेटिक या किसी तरीके का साम्राज्यवादी या अधिनायकवादी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी तभी स्थिर राजनीतिक व्यवस्था होगी, यानी जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पाकिस्तान नहीं, जैसा नहीं है कि आज तक कोई सरकार 5 साल तक चली नहीं पाई, तो हमारे यहाँ क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। और ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या करती है, ये हमें इस बात के लिए, और ये जो आर्थिक ताकत है, हम आप दुनिया के टॉप 6 इकोनॉमी में भी हैं, तो अब ये हमारे लिए एक बहुत स्ट्रांग ग्राउंड बनाता है कि हमें क्या मिलना चाहिए, सुरक्षा परिषद में भारत की क्या होनी चाहिए, स्थायी सदस्यता होनी चाहिए। ये आर्गुमेंट्स आप दे सकते हैं जब आप आंसर भी लिखें, मैंने इसको डिटेल में वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, प्लीज जाकर आप उसको देखेंगे तो आपको ये सारे लॉजिक समझ में आ जाएंगे। अगला सवाल है कि परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और इसकी सुरक्षा से संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का क्या नाम है, तो उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ निशस्त्रीकरण समिति, जिसको परमाणु उद्यमों का एक शांतिपूर्ण उपयोग करने की बात करता है। विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है, तो हमने चर्चा किया था किसका, गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, तो इसकी स्थापना की गई और उसमें ये क्या किया गया कि विश्व व्यापार को सुगम बनाने के प्रयास किए गए। फिर धीरे धीरे उरुग्वे राउंड ऑफ डायलॉग हुए जिसकी चर्चा हमने की, और 1995 में 1995 में किसकी स्थापना हुई, WTO की, जिसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है, और जिसमें कितने सदस्य हैं, 164 सदस्य हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये पहले क्या था, गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इसी का उत्तराधिकारी बना WTO, ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, ध्यान रखेंगे। अब कुछ रिक्त स्थान है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य विश्व में क्या करना है, तो विश्व में शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्योंकि देखिए मैंने पहले भी चर्चा की थी कि 1939 से 1944 तक क्या चला, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, यानी द्वितीय विश्व युद्ध चला, और इससे क्या हुआ, पूरी दुनिया में तबाही मची, शांति व्यवस्था खत्म हुई। उससे पहले 14 से 19 तक ऑलरेडी एक प्रथम विश्व युद्ध चल चुका था, जिसके बाद लीग ऑफ नेशन बना, पर वो उसका उद्देश्य क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो, लेकिन यहां पर हो चुका सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो अब ये कि थर्ड ना हो, तो शांति और सुरक्षा को बनाए रखना इसका प्रमुख उद्देश्य था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर को की गई, इसके लिए यूएन डे इसको बोला जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945। तो शांति और सुरक्षा यानी पीस एंड सिक्योरिटी को बनाए रखना इसका उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे जाना पहचाना पद कौन सा है, तो जनरल सेक्रेटरी, जिसको कहते हैं महासचिव, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी और अस्थायी सदस्य हैं, तो इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं, 2-2 साल के लिए चयनित होते हैं। इस 5 सदस्यों के नाम फिर से मेरे साथ आप बोलिए, तो यूएसए, ठीक, उसके बाद इंग्लैंड, आप जानते हैं महत्वपूर्ण, देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो 3 लोगों ने खास करके मिलकर हराया, जीता युद्ध को, अमेरिका, सोवियत संघ जो अब रूस हो गया है उसका विघटन होने के बाद, और इंग्लैंड, तो ये तीनों तो इसमें रहेंगे ही। तो यूएसए, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस को दिया गया, फ्रांस और चीन, ये 5 ऐसे देश हैं जो इसके परमानेंट स्थायी सदस्य हैं, बाकी 10 अस्थायी सदस्य आते जाते रहते हैं। भारत अस्थायी सदस्य रह चुका है, तो 5 और 10 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बार बार इसमें आप रिवीजन करते रहेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपसे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, तो वर्तमान महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस, ये कहां के हैं जी, ये है पुर्तगाल के। कुछ और महत्वपूर्ण नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा, जैसे पहले कौन थे, फर्स्ट महासचिव कौन थे, तो उनका नाम था ट्राइग ली या ट्रिगवी ली भी कहा जाता है उनको,
ठीक है, एक तो ध्यान रखिए, 2 ऐसे महासचिव हुए हैं जो 2-2 बार कार्यकाल पूरा किया है। जैसे एक हुए हैं 2 कार्यकाल वाले, कौन से हुए हैं, 2 टर्म, एनसीईआरटी में अलग से बनाया गया है कॉलम, ध्यान रखिएगा, 2 कार्यकाल वाले महासचिव, उसमें कुछ महत्वपूर्ण महासचिव की चर्चा की गई है और ये जनरल नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो एक इसमें थे घाना के कोफी अन्नान, जिनका हाल ही में निधन भी हुआ है, कोफी अन्नान। और एक हुए हैं दक्षिण कोरिया के बान की मून, ठीक है। और इस समय वर्तमान में है एंटोनियो गुटेरेस, जो पुर्तगाल के हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ट्राइगली काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल है, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए में सक्रिय 2 स्वयंसेवी संगठन कौन से हैं? तो एक एमनेस्टी इंटरनेशनल है और ह्यूमन राइट वॉच। तो ये 2 महत्वपूर्ण कमीशन है। एक ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है 10 दिसंबर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है। तो कौन कौन से? एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये काफी ज्यादा आप देखते होंगे कि मानवाधिकार और दान पुण्य और इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व रहता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन बनाया गया है और उसका सुमेल करना है। तो पहले क्वेश्चन आप देख सकते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आम सभा, इसको जनरल असेंबली कहते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन और सचिवालय। ये क्वेश्चन है, इसमें सुमेल करके मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताते हैं हम। तो देखिए पहला क्या है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जिसको क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल भी कहा जाता है। इसका क्या है, सदस्य देशों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण की चिंता करता है। आर्थिक और सामाजिक कल्याण में विशेषकर से कौन से देश में जो है गरीबी है, बहुत ज़्यादा जीडीपी डाउन है, और इसके अलावा सामाजिक कल्याण में स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, ये सारी चीज़ों की देखभाल करता है। अंतर्राष्ट्रीय निर्माण, जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी कहते हैं, ये सदस्य देशों के बीच मौजूदा विवादों का निपटारा करता है। इसमें ध्यान रखिएगा ये हेग में है, नीदरलैंड के हेग में। इसमें कुल कितने जज होते हैं? इसमें 15 जज होते हैं, ध्यान रखिएगा 15 जज होते हैं। कितने साल के लिए? 9 वर्ष के काल के लिए 9 वर्ष, ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। और भारत के भी एक इसमें जज हैं, दलवीर भंडारी, दलवीर भंडारी। अभी आपने कुलभूषण जाधव वाला केस सुना होगा, वो इसमें गया था। तो 15 जज होते हैं, 9 वर्ष के कार्यकाल के लिए होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी और का शांतिपूर्ण उपयोग और सुरक्षा करने के लिए होता है। सुरक्षा परिषद, जिसको कहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण के लिए होता है, अभी हमने चर्चा किया। संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग, आपातकाल में किसी को आश्रय लेना है या चिकित्सा की सहायता चाहिए, तो ये जो शरणार्थी होते हैं, रिफ्यूजीज होते हैं, उनकी चिंता करने का काम करता है। तो ये महत्वपूर्ण इसके भाग हैं, इसका भी आप ध्यान रखिएगा, यूएन के। इसके अलावा विश्व व्यापार संगठन WTO, सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार की राह को आसान बनाना। स्थापना कब हुई थी? 1995। और कहाँ हेडक्वार्टर बताया मैंने अभी आपको? जेनेवा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसको IMF कहते हैं, वैश्विक वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है। इसको ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस का भी कहा जाता है, क्योंकि 1944 में अमेरिका के शहर ब्रेटन वुड में मीटिंग हुई, उसके बाद इसकी स्थापना की गई। इसकी जो मुद्रा होती है SDR इसको कहा जाता है, मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में ठीक से बताया हुआ है, ठीक है। इसमें 189 सदस्य हैं, ये भी आप ध्यान रखिए। आम सभा, जिसको जनरल असेंबली कहते हैं, वैश्विक मामलों पर बहस मुआहिसा करता है। और यहाँ पर क्या होता है, 193 मेंबर करीब इसमें रहते हैं, सबको समान अधिकार प्राप्त है। ये एक तरह का विश्व संसद के रूप में काम करता है, विश्व संसद के रूप में काम करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको WHO कहते हैं, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करता है, ठीक है, इसका प्रयास करता है। सचिवालय की सेक्रेटरिएट करते हैं, संयुक्त राष्ट्र के मामलों का समायोजन और प्रशासन, जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला पूरा काम है वो कौन करेगा? सचिवालय या सेक्रेटरिएट करेगा। इसी के हेड को महासचिव कहते हैं, जनरल सेक्रेटरी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछ सकता है ये। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स पर, जो पूछा गया है। तो सबसे पहला इसमें सवाल आता है कि सुरक्षा परिषद के कार्य क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल के वर्क क्या है। तो सुरक्षा परिषद के निम्नलिखित प्रमुख कार्य हैं। यह विश्व में शांति स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है और किसी भी मामले पर जो विश्व शांति के लिए खतरा बना हुआ है विचार कर सकती है।
ये इंपॉर्टेंट बात है। जो 5 खास करके इसके स्थायी सदस्य हैं और उसमें 10 अस्थायी सदस्य हैं, ये 15 सदस्य जो है मिलकर चर्चा करते हैं, बात विचार करते हैं, और उसमें किसी भी प्रस्ताव पर अगर बात आती है तो 5 स्थायी सदस्यों का एक मत होना जरूरी है। या किसी भी देश द्वारा भेजी गई किसी भी शिकायत पर विचार करती है और मामले या झगड़े का निर्णय करती है। सुरक्षा परिषद अपने प्रस्तावों या निर्णयों को लागू करवाने के लिए सैनिक कार्रवाई भी कर सकती है। देखिए, एक होता है यूएन पीस कीपिंग फोर्स, पीस कीपिंग फोर्स। इस पीस कीपिंग फोर्स में क्या होता है, सदस्य देशों की बहुत सारी आर्मी होती है, भारत भी अपनी आर्मी इसमें भेजता है, और कहीं शांति स्थापित करने के लिए वो फौज का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये कर सकती है। उदाहरण के लिए इराक के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई का निर्णय सुरक्षा परिषद ने लिया था, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है कि भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष का समर्थन आप कैसे करेंगे? अपने प्रस्ताव का औचित्य सिद्ध करिए। इसी क्वेश्चन को आधार बनाते हुए मैंने डिटेल चर्चा की है वीडियो में। आइए कुछ इंपॉर्टेंट लॉजिक्स देखते हैं। तो भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में मैं समर्थन करता हूं। कैसे? भारत शुरू से ही संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य रहा है, यानी आप इसको कह सकते हैं कि जिसको कहते हैं ना कि जब नींव रखी जाती है, संस्थापक सदस्य भारत क्या रहा है? संस्थापक सदस्य रहा है, जिसको अंग्रेजी में फाउंडिंग मेंबर बोला जाता है। दूसरा, भारत का संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत, उद्देश्य, कार्यक्रमों में पूरा विश्वास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो आइडियल्स संयुक्त राष्ट्र संघ के हैं, जैसे दुनिया भर में लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए, दुनिया भर में जो है शांति स्थापना होनी चाहिए, परमाणु हथियारों का नो फर्स्ट यूज होना चाहिए, किसी के सोवर्जिनिटी या संप्रभुता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, वो सब भारत मानता है, विश्वास है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महामारी, प्राकृतिक विपत्ति और समय में पूरा सहयोग दिया गया है। हम फ्री दवाइयां बांटते हैं, पोलियो इरेडिकेशन में हमने बहुत बड़ा काम किया। यूएन पीस कीपिंग फोर्स जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, भारत उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। तो ये सारी चीजें भी हम लेकर चलते हैं। भारत ने सदैव ही शीत युद्ध और सैन्य गुटबंदी युद्ध के लिए अणु परमाणु अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग का विरोध किया है। आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सबसे बड़ा समस्या का कारण ये रहा कि 1945 से और 1991 तक शीत युद्ध चलता रहा, जिसको कहते हैं कोल्ड वॉर। ये किसके किसके बीच चला? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, या रूस जिसको कह सकते हैं। अब देखिए, ये सोवियत संघ और अमेरिका दोनों सुरक्षा परिषद के सदस्य थे, स्थायी सदस्य, और दोनों हमेशा एक दूसरे के विरोधी रहते थे। तो कैसे काम चलता यूएनओ का, कैसे शांति स्थापित होती? और जब सोवियत संघ का विघटन 91 में हुआ, तब जाके ये समस्या थोड़ी कम हुई। लेकिन इस दौरान भारत जो था, अच्छा, दुनिया के ज्यादातर देश या तो इस गुट में चले गए या इस गुट के पीछे चले गए। ये पूंजीवादी परंपरा को मानता था और ये समाजवादी परंपरा को मानता था। तो भारत जो है, इसने शुरू किया गुट निरपेक्षता, गुट निरपेक्षता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। उन्होंने कहा कि हम किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं करेंगे और न हम इस शीत युद्ध यानी कि एक तनाव की जो स्थिति है उसका समर्थन करते हैं, हम शांति चाहते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के ही आइडियल्स के साथ मिलता जुलता काम करता रहा, और जो भी परमाणु अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग है उसका भी भारत ने विरोध किया है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये मैंने अभी आपको बताया कि हम एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, और संयुक्त राष्ट्र संघ बार बार डेमोक्रेसी की हिमायती की बात करता है। तो अगर हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और दुनिया का एक तरह से कह सकते हैं आपकी दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है, तो हमारी दावेदारी तो बड़ी बनती है। भारत की संस्कृति अत्यंत प्राचीन है। यहाँ के महान संत, समाज सुधारकों ने सदैव विश्व कुटुंब, यानी हमने क्या बात की है, ग्लोबल विलेज है ना, वसुधैव कुटुंबकम की बात की कि पूरी दुनिया जो है एक परिवार के रूप में है, और यूएनओ का कंसेप्ट भी कुछ ऐसा है। हम अहिंसा, शांति, भाईचारा, पारस्परिक सहयोग का समर्थन हम करते रहे हैं। तो ये जो आइडियल्स हैं, ये जो विचारधाराएं हैं, ये विचारधाराएं संयुक्त राष्ट्र संघ के विचारधारा उद्देश्यों के साथ मैच करती हैं। इसलिए हमारी दावेदारी तो बिल्कुल पुख्ता होती है। भाई, हम शुरू से जुड़े हैं, हमने कभी आपके नियमों का उल्लंघन नहीं किया, हम सबसे बड़े लोकतंत्र बन के उभरे हैं, हम सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से एक महाशक्ति बनते जा रहे हैं, हमने कभी लोकतांत्रिक हस्तक्षेप नहीं किया दूसरे देशों में, कोई सरकार नहीं गिराई, कोई उपनिवेश नहीं किया, किसी को गुलाम नहीं बनाया। तो हमारी तो बिल्कुल ये एक तरह से हक बनता है कि हम इसके सदस्य बने। अब एक बात आपको और जाननी चाहिए कि क्यों, अच्छा, ये स्थायी सदस्यता बनने के लिए जो बाकी के 5 देश हैं स्थायी वाले, उनकी सहमति जरूरी है। वो 5 हाँ करेंगे तभी हम बन सकते हैं।
अब वो कोई क्या 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 लॉजिक देता है, जैसे चीन कहता है कि भारत में कश्मीर इशू चल रहा है तो भारत उस पर हस्तक्षेप करेगा। भाई कश्मीर इशू तो अंतर्राष्ट्रीय इशू है ही नहीं, वो तो ऑलरेडी हमारा क्षेत्रीय मामला है, तो उसमें यूएन में जाने का क्या मतलब है। दूसरा ये कहते हैं कि भारत बहुत कम बजट पैसा देता है यूएनओ को। ये सही बात है कि टोटल खर्चे का हम केवल 0.8% रुपया खर्च करते हैं एनसीईआरटी के अनुसार, लगभग 1%। लेकिन इसके अलावा जो हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, हम पीस कीपिंग फोर्सेज में कंट्रीब्यूशन करते हैं, हम दवाइयों में हेल्प करते हैं, हम बहुत चीज़ों में हेल्प करते हैं, तो वो हमारा कंट्रीब्यूशन बड़ा है। इसके अलावा कहते हैं कि आप सीबीटी एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और सीटीबीटी इसमें साइन नहीं करते हैं। ये एनपीटी कहता है कि परमाणु हथियार नहीं यूज करना है, ये कहता है कोई टेस्ट नहीं करना है। हम कहते हैं भाई हम यूज परमाणु हथियार हमको टेस्ट करना इसलिए जरूरी था क्योंकि हमारे बगल में पाकिस्तान और चाइना हमको धमकी दे रहा था, हमें अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये लेना था। लेकिन हाँ, हम नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपनाते हैं, हम पहले कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसकी हम गारंटी देते हैं। तो आप इस तरह के लॉजिक्स हमें मत दिखाइए, ठीक है। भारत चीन के बाद सबसे बड़ा सर्वाधिक जनसंख्या है और ये सारे जो कंसेप्ट हैं ये हम बार बार लॉजिक देते हैं कि हमें इसकी स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे को बदलने के लिए, अच्छा वो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर आप बार बार विचार करेंगे और आंसर लिखने का प्रयास करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे को बदलने के लिए सुझाए गए उपायों के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें कि जो ढांचे को बदलने के लिए जो उपाय हैं उसमें जो उपाय सुझाए गए हैं इसमें क्या उसका मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं। आप देखिए, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे को बदलने के लिए सुझाए गए उपायों के क्रियान्वयन में क्या कठिनाई आ रही है उनको ध्यान से समझिए। जो देश अब भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं है उन्हें सदस्य बनने के लिए राजी किया जाए। इसी तरह सुधार होगा ना कि भाई ऐसे भी देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य ही नहीं है और इसलिए पूरी दुनिया की जो पंचायत है उसमें शामिल ही नहीं हो रहे हैं, उनको भी कहा जाए वो शामिल हो। चीन तिब्बत और ताइवान को स्वतंत्र सदस्यता दिए जाने का विरोध करता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए चीन ने क्या किया है कि ताइवान को भी कहता है कि ये हमारा ही देश है, अलग नहीं है। तिब्बत को कब्जा करके कहता है हमारा देश है, अलग नहीं है। तो ताइवान और चीन को वन चाइना पॉलिसी जिसे वो कहता है, ताइवान और चीन को अलग सदस्यता मिलनी चाहिए वरना वो अपनी आवाज उठा नहीं पाएंगे, ठीक। जबकि अनेक सदस्य उसका समर्थन करते हैं, तो ये एक तो सुधार में जरूरी है। सभी सदस्यों को एक मत का अधिकार होना चाहिए और वो व्यक्तिगत तौर पर गुप्त महासभा में बहुमत होना चाहिए। बड़ी शक्तियां अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी हेकड़ी और वर्चस्व बनाए रखने के लिए अनुमति नहीं देती हैं। तो गुप्त मतदान वाला काम नहीं हो पाता है, तो जो बड़े देश हैं वो छोटे देशों को दबा के अपने हिसाब से वोटिंग करवाते हैं। सुरक्षा परिषद में 5 की बजाय 15 स्थायी सदस्य हों और वीटो का अधिकार समाप्त हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो सुरक्षा परिषद है इसमें कम से कम 15 स्थायी सदस्य हों और वीटो खत्म कर दीजिए। 15 में बहुमत देखिए ना कि ज्यादातर देश जिस पर शामिल हो, जिस पर सहमत हो वो काम कीजिए। अब 15 के 15 को आप वीटो देंगे, कोई चीज है उसमें 14 लोग चाहते हैं कि हो जाए, एक आदमी चाहता है कि न हो, तो सारा मामला खराब हो जाएगा। इसलिए सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य को 5 से 15 करिए और वीटो खत्म कर दीजिए, बहुमत से निर्णय लीजिए। यह सदस्यता विश्व के प्रमुख 50 राष्ट्रों को क्रमानुसार नंबर से दे देनी चाहिए, ऐसा 5 स्थायी सदस्य नहीं होने देना चाहते। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 5 की जगह 15 स्थायी सदस्य हों और सबको बारी बारी से क्या हो, 50 जो टॉप के देश हैं उनको बारी बारी से मौका मिले कि वो क्या करें, बारी बारी से इसके स्थायी सदस्य बन सके। बदले हुए विश्व वातावरण में भारत, जापान, जर्मनी, कनाडा, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका को स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए, ठीक। तो ये कुछ प्रमुख देश हैं। पर्यावरण की समस्याओं जैसे जनाधिक्य की समस्या, जैसे जो इन्वायरमेंट है, जो पॉल्यूशन की समस्या या इन्वायरमेंट की समस्या है, पॉपुलेशन की जो समस्या है, आतंकवाद की समस्या, परमाणु अस्त्र शस्त्र को समाप्त करने के मामले में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों को पूरा सहयोग करना चाहिए। यानी जो सभी के सभी कंट्रीज हैं उनको एक साथ आना चाहिए ये ग्लोबल इश्यूज जो है उनको डील करने के लिए। तब तक वो एक साथ नहीं आएंगे तब तक कि चाहे वो पर्यावरण की समस्या हो। अभी देखिए पर्यावरण के लिए कितनी मीटिंग्स चल रही हैं, वर्ल्ड क्लाइमेट फोरम या वर्ल्ड क्लाइमेट समिट्स, कई सारे, पेरिस एग्रीमेंट आपने सुना होगा, किगाली एग्रीमेंट सुना होगा। तो इस पर एक सहमति नहीं बन पा रही है, WTO को लेकर भी एक सहमति नहीं बन पा रही है। तो सभी देशों को जनसंख्या के मामले पर, पर्यावरण के मामले पर, आतंकवाद के मामले पर एक जैसी राय रखनी चाहिए और एक जैसे व्यूज देने चाहिए, ठीक है। तभी इसका निस्तारीकरण होगा और तभी यूएनओ का जो सुधार है वो सुधार ठीक से लागू हो पाएगा, ये जरूरी है। अच्छा, ये आतंकवाद वाले मामलों के एक बात और ध्यान रखेंगे आप कि होता क्या है, जो जब मैंने आपको एक लॉजिक बताया था ना कि क्यों भारत को परमानेंट मिलनी चाहिए सदस्यता, उसमें आतंकवाद वाला मामला भी आप जरूर ऐड करिएगा, बल्कि हम उसको अभी ऐड करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट बात है, अभी ध्यान आया। देखिए जैसे इसमें एक और पॉइंट डालिए कि भारत सदैव आतंकवाद के खिलाफ रहा है, आतंकवाद
अतिवाद, रंगभेद के विरुद्ध आवाज उठाता रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप ऐड कर सकते हैं कि जिस चीज के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ बोलता रहा है कि आतंकवाद नहीं होना चाहिए, अतिवाद नहीं होना चाहिए, रंगभेद जैसे चीजें नहीं होनी चाहिए, भारत भी सदैव उससे आवाज उठाता रहा है। इसलिए भारत क्योंकि फर्म है, बिल्कुल दृढ़ है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, भारत की जमीन कभी आतंक के लिए इस्तेमाल नहीं हुई और दुनिया में आतंक के खिलाफ बोलता रहा है, तो भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। और यही चीज यहाँ के सुधार वाले पॉइंट में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगला सवाल देखते हैं। सॉरी, हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ युद्ध और इससे उत्पन्न विपदाओं को रोकने में नाकामयाब रहा है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद विश्व युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन कई युद्ध हुए हैं। गल्फ वॉर हुआ है, इंडिया पाक युद्ध हुआ है, अभी देखिए रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, इस तरह के कई युद्ध हुए हैं। लेकिन विभिन्न देश अभी भी इसे बनाए रखना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ को एक अपरिहार्य संगठन मानने के क्या कारण है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखिए, ये आया कि भाई विश्व लेवल पर शांति स्थापित करने के लिए, विश्व लेवल पर एक सामंजस्य बनाए रखने के लिए यूएनओ की स्थापना की जाए। हालांकि यूएनओ विश्व लेवल तक उतनी शांति स्थापित नहीं कर पाया है, तो इसके बावजूद भी जो सदस्य देश हैं उसको बनाए रखना चाहते हैं। इसका क्या लॉजिक या रीजन हो सकता है? यह सत्य है कि अपने जीवन काल के लगभग 65 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व के अनेक भागों में छिड़े अनेक राष्ट्रों के मध्य संघर्ष, झगड़ा और युद्ध को पूरी तरह नहीं रोक सका। यह भी सही है कि प्रत्येक युद्ध का दुष्परिणाम प्रभावित लोगों को जान, माल और सम्मान की हानि के रूप में झेलना पड़ता है। इसे भी संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं रोक सका, परंतु इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी पूर्ववर्ती संस्था लीग ऑफ नेशन की तरह दूसरे विश्व युद्ध के बाद असफल नहीं हुआ। देखिए, मैंने आपको चर्चा पहले किया था, 1914 से 1919 में जब युद्ध समाप्त हुआ तो एक उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे विल्सन, उन्होंने क्या किया कि लीग ऑफ नेशन बनवाया। अब ये लीग ऑफ नेशन का भी काम यही था कि द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होगा, लेकिन जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ लीग ऑफ नेशन खत्म हो गया, उसका वो एकदम अनयूज्ड हो गया या इररिलेवेंट हो गया, तो बाद में यूएनओ आया। लेकिन कई सारे युद्धों के बाद भी आज भी ये समाप्त नहीं हुआ है। ऐसा क्या रीजन है? वो तीसरे विश्व युद्ध को साकार रूप नहीं होने दिया, तो यूएनओ ने तीसरे विश्व युद्ध को नहीं होने दिया। सबसे बड़ी बात तो यह है, अनेक असफलताओं के बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाए रखना बहुत आवश्यक है। क्यों? संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ कमियां हैं, परंतु इसके बिना विश्व और खस्ता हाल होगा। बिल्कुल ठीक बात, ये बात सही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं किया युद्धों को, लेकिन ये ना रहे तो और बुरी हालत हो जाएगी। क्योंकि कम से कम एक ऐसा मंच तो है जहां पर आकर लोग अपनी बात रखते हैं, अपनी कोई अगर तलखी है, कोई कटुता है, तो कई ऐसे देश हैं जो आपस में कभी नहीं मिलते, लेकिन वहां पर आकर कम से कम अपनी अपनी बात कहते हैं। दूसरी बात, अच्छा आगे और लॉजिक देखेंगे, आज विभिन्न समाज तथा मुद्दों के बीच आपसी तार जुड़ते जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संगठन के बिना दुनिया के 7 अरब से भी अधिक लोगों को रहने की कल्पना नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि एक वैश्विक मंच नहीं होगा, एक ग्लोबलाइजेशन, आज पूरी दुनिया ग्लोबलाइज हो चुकी है, और ऐसे में अगर ग्लोबलाइज मंच नहीं होगा तो कैसे कल्पना आप करेंगे? संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका और बाकी दुनिया के बीच विभिन्न मुद्दों पर बातचीत कायम कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा मंच है जहां अमेरिकी रवैये और नीतियों पर कुछ नियंत्रण लगाया जा सकता है। ठीक बात, अमेरिका क्या करता है, एक भाई शीत युद्ध की समाप्ति के बाद एक इकलौता वो एक ध्रुवी विश्व हो गया, तो उसके चीजों पर अंकुश लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की जरूरत है। और मत भूलिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ से ही जुड़ा है वर्ल्ड बैंक, IMF, विश्व व्यापार संगठन, जो ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है जो जरूरी है। आज संयुक्त राष्ट्र संघ में 192 देश इसके सदस्य बन गए, अब तो 193 तक बल्कि हो गए हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय मंच है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, सामाजिक आर्थिक समस्या पर खुले मस्तिष्क से वाद विवाद होता है। दिस शुड बी 193। ठीक है, निसंदेह इससे अंतर्राष्ट्रीय वातावरण को सौहार्दपूर्ण बनाए रखने में प्रशंसनीय मदद मिली है। यह सही है कि कुछ राष्ट्रों के पास अणु और परमाणु बम है, लेकिन यह भी सही है कि बड़ी शक्तियों के प्रभाव के कारण पर्याप्त सीमा तक सर्वाधिक भयंकर हथियारों का निर्माण और रासायनिक और जैव हथियारों के प्रयोग और निर्माण को रोकने में सफलता मिली है। तो ये तो ठीक है कि कई देश चाहते हैं कि बहुत हथियार बनाए जाएं, लेकिन फिर भी ये कि ये वॉच डॉग के तरह काम करता है, एक अंकुश लगाने का प्रयास करता रहता है, और इसलिए कहीं ना कहीं एक दबाव के कारण आप देखेंगे कि परमाणु हथियारों के बनाने और उसके इस्तेमाल पर रोक लगी है। दक्षिण कोरिया पर दबाव बनाया गया देश के मिलकर, ईरान पर कितने तरह का दबाव बनाया गया। तो ये चीज इससे दिखाई पड़ती है कि कहीं ना कहीं जो सुरक्षा बनाए रखने के लिए जो चिंता है वो लगातार ये करता रहता है।
आज साम्यवादी विचारधारा लगभग शांत है। कम्युनिज्म जो थी, जिसको यूएसएसआर लेके चलता था, तो विघटन के बाद वो खत्म हो गई। सोवियत संघ और चीन सहित अनेक पूर्व साम्यवादी यूरोपीय देश वैश्वीकरण, उदारीकरण और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति और अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। तो तेजी से जो पूरी दुनिया में एक ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल मार्केट का स्वरूप है, वो बनता जा रहा है और इसमें यूएनओ का बहुत बड़ा भूमिका है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ, जिसकी चर्चा मैंने की है, विश्व बैंक आदि अभिकरणों द्वारा संयुक्त राष्ट्र पिछड़े और गरीब राष्ट्रों को ऋण, भुगतान और आपातकाल में मदद सहायता देता है। ये मैं पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रूप से समझ लीजिए, क्योंकि देखिए ये मत भूलिए कि केवल अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा ही इसका उद्देश्य नहीं है। जैसे इसका एक पार्ट है क्या, सामाजिक और आर्थिक परिषद, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। अब इसके जो संस्थाएं हैं, ये जो दुनिया भर में काम कर रही हैं, जैसे WHO है, मैंने आपको अभी बताया था, यूनिसेफ है, फिर विश्व बैंक है, इसके अलावा IMF है, ये क्या कर रहे हैं, पूरी दुनिया में आर्थिक स्थिरता, आर्थिक विकास, ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट, हर चीज पर काम कर रहे हैं, हर चीज पर मदद प्रोवाइड कर रहे हैं। आज दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े देश के प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक के फंडिंग से चल रहे हैं। आज बहुत सारे देश में कुपोषण, पोलियो, अभी कोविड आया था, उससे संबंधित बीमारियों से लड़ने में विश्व बैंक, ये यूनिसेफ, WHO, ये सब काम कर रहे हैं। तो ये जो एक UN पीस कीपिंग फोर्सेस से कई देशों में अंकुश लगाकर हिंसा को रोका जा रहा है, तो ये जो कार्य, ये जो जगह यूएनओ ने बना ली है, अब ये कल्पना करना कि इसके बिना दुनिया आगे बढ़े, दिस इज नॉट फेयर, ये उतना आसान नहीं है। इसलिए दुनिया के देश इसके महत्व को समझ रहे हैं, इसलिए इसको इरेलेवेंट नहीं माना जा रहा है और आज भी इसको बनाए रखने के लिए मदद में लगे हुए हैं। ये एक ऐसा मंच है जहां पर डायलॉग प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि दुनिया में डायलॉग मौजूद। आज देखिए, रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ, फिर भी दोनों देशों के शासनाध्यक्ष आकर अपने अपने बातों को युद्ध के दौरान भी रख रहे थे। भले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जेलेंस्की बोल रहे थे, लेकिन लोग अपनी बात रख रहे हैं। तो डायलॉग कम से कम ये करते रहना जरूरी है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का बना रहना जरूरी है। युद्ध नीतियों और मानव विरोधी नेताओं के कार्यों की उपज है। साम्यवाद कब अपने पैर पसार ले, ठीक है। ये देखिए, जस्ट अ सेकेंड, पूंजीवाद कब उसे कुचलने के लिए तैयार हो जाए, कुछ निश्चित नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कब साम्यवाद फिर उठने लगे, कब पूंजीवाद कह के हम कुचलेंगे, यानी साम्यवाद पूंजीवाद का जो युद्ध, शीत युद्ध देखने को मिल रहा था, वो फिर कभी भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में डायलॉग के लिए एक मंच होना चाहिए। शीत युद्ध समाप्त हुआ है, पर उसमें शामिल शक्तियां अभी भी विद्यमान हैं। इन पर कुछ हद तक अंकुश रखने की ताकत के रूप में संयुक्त राष्ट्र का अस्तित्व जरूरी है। और आज के स्थिति में, जब पूरी दुनिया में केवल अमेरिका के अलावा और भी शक्तियां उभर चुकी हैं, जैसे आसियान ग्रुप, जैसे यूरोपियन संघ का ग्रुप, नाटो आपने सुना होगा, ये उभर चुका है। तो ऐसे में एक और हर आदमी अपने क्षेत्रीय गुट की बात कर रहा है, क्षेत्रीय हितों की बात कर रहा है। तो वैश्विक हित को एक साथ ले चलने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जरूरी है। आज संयुक्त राष्ट्र संघ शिक्षा के प्रचार, स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी, महामारी को रोकने आदि में अहम भूमिका निभा रहा है। आतंकवाद, धर्मांधता, सशस्त्रीकरण के स्थान पर आर्थिक सामाजिक विकास, लोकतंत्र के प्रसार और सशस्त्रीकरण को मजबूत करना है, तो निशस्त्रीकरण को, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रयोग और अधिक मानव मूल्य, विश्व बंधुत्व यानी जो ह्यूमन वर्ल्ड फेटर्निटी जिसको कहा जाता है, पारस्परिक सहयोग की भावनाओं से किया जाना चाहिए। तो ये सारी जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आप कह सकते हैं कि मानवतावादी जो विचार हैं, इनको अगर जागृत रखना है, इनको अगर और ज़्यादा आगे बढ़ाना है और ज़्यादा डेवलप करना है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की भूमिका इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि एटलीस्ट इट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कशन, फॉर एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, फॉर वोटिंग, फॉर सपोर्ट एंड अगेंस्ट। मान लीजिए कोई देश अगर बहुत गलत कर रहा है, तो सभी देश मिलकर वहां पर उसके खिलाफ वोटिंग करते हैं। तो इससे एक मोरल चीज स्थापित होती है कि नहीं, ये चीज गलत है, ये चीज सही है। तो इसके लिए यूएनओ का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार का अर्थ है सुरक्षा परिषद के ढांचे में बदलाव। इस कथन का सत्यापन करें। ये बार बार कहा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सुधार को हम सिक्योरिटी काउंसिल के जो स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने से लेकर जोड़ते हैं। क्या ये सही है? उपरोक्त कथन बिल्कुल सत्य है। संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल। अतः इसके ढांचे में बदलाव ही संयुक्त राष्ट्र में सुधार करना है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की बाकी एजेंसियों का भी सारा काम ये इनडायरेक्टली ये कंट्रोल करते हैं। और इसका ढांचा कैसे है मैं कई बार बता चुका हूं। तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है, इसका ढांचा क्या है? पांच सदस्य कौन से हैं? स्थायी, ठीक, और 10 सदस्य कौन से हैं? अस्थायी, 2 साल के लिए। ठीक है, इसको आपको बदलना पड़ेगा।
विश्व की 5 बड़ी शक्तियों को इसमें स्थायी सदस्यता और 10 अन्य महत्वपूर्ण देशों को अस्थायी सदस्यता दी जाती है। मेरे विचार से, ये स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से आंसर हमने फ्रेम किया है, मेरे विचार से अब विश्व की बदलती परिस्थितियों में इस अंग का परिवर्तन होना चाहिए। स्थायी सदस्यों की संख्या को 50 से बढ़ाकर 15 कर देनी चाहिए और अस्थायी सदस्यों को 10 से बढ़ा के 36, कुल 51 सदस्य राष्ट्र मिलकर विशेष बहुमत का प्रस्ताव करें। और 51 रहेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, विशेष बहुमत हो जाएगा कि जो ज्यादा जिसके तरफ रहेंगे वो बहुमत हो जाएगा। विचार विमर्श सुरक्षा परिषद के साथ महासभा में भी होना चाहिए। सुरक्षा परिषद के विशेष बहुमत का अर्थ 51 सदस्यों के 3/4 बहुमत यानी 75% से अधिक बहुमत हो सकता है। जो राष्ट्र यानी उस 51 में से 75% जो सदस्य होंगे वो जिधर रहेंगे उनको मान लिया जाएगा कि वो क्या है, ठीक है, इससे सहमत है या नहीं है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, जो राष्ट्र विश्व शांति और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करें उसके विरुद्ध संयुक्त सेनाएं भेज देनी चाहिए और इस बात का निर्णय महापरिषद के सदस्य राष्ट्र बहुमत या विशेष बहुमत से कर सकते हैं। तो इसमें मेन बात है वीटो को हटा दीजिए। जो विशेष बहुमत से 75% यानी जो स्थायी सदस्य होंगे उसमें से 75% देश जिस चीज के लिए कहेंगे वो एक्शन आप ले लीजिए और कोई देश अगर नहीं मांगता है तो सब लोग मिलकर उसके खिलाफ सेना भेज दीजिए। जैसे मान लीजिए अगर सभी लोग मिलकर बोलते हैं कि रूस को तुरंत वहां से अपना जो है अपना आक्रमण हटाना चाहिए, वो नहीं मानता है तो सब लोग मिलकर सेना भेज दीजिए। सुरक्षा परिषद को स्थायी तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना बनाए रखना चाहिए जिसमें प्रत्येक सदस्य राष्ट्र अपने क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर मानवीय सहयोग दे। आर्थिक और सामाजिक सहयोग के लिए एक संयुक्त राष्ट्र कोष बनाया जाए और निश्चित रूप से प्रत्येक महीने हर राष्ट्र अपनी कुल राष्ट्रीय आय का एक निर्धारित हिस्सा उसमें दान करे जिससे सबका भला हो सके। प्राकृतिक विपत्ति के समय उस कोष का इस्तेमाल अनुदान के रूप में हो, लेकिन 15 या 20 वर्ष के बाद उस राशि को वसूल किया जाना चाहिए। तो 15-20 साल में राशि वसूल के एक कोष बनाइए कि अगर किसी को विपत्ति आती है तो सहायता करें। मानव अधिकार की रक्षा, लोकतंत्र की स्थापना, उसका विस्तार और उसको गहरा बनाने के लिए लोकतंत्रीय राज्यों को आगे आना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र को तानाशाही सैनिक अथवा धर्मांतर नेताओं की तानाशाही या राजतंत्र को पूर्णतः अलविदा कहना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का उपयोग पिछड़े, गरीब और अविकसित राष्ट्रों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। यानी ये कुछ ऐसे काम हैं जो उसके सुधारों में शामिल किए जाएंगे। और विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर यह दबाव बनाना चाहिए कि जो ज़्यादा अल्प विकसित हैं या गरीब हैं या पिछड़े राज्य हैं उनको आगे आकर और लोन दीजिए और उनकी और ज़्यादा सहायता करिए। तो ये इसमें विकास के रूप में, इसमें सुधार के रूप में देखा जा सकता है। तो ये एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं, या सारे के सारे सवाल हमने इसमें कवर किए हैं जो हमने डिटेल में देखे। इसका एक मॉडल आंसर देखा। आई होप की चीज़ समझ में आ रही होंगी। इसके जो टॉपिक हमने कवर किए हैं प्रीवियस वीडियोस में उस पर जाकर आप डिटेल में जरूर देख लीजिए और इन आंसर्स के थ्रू आप कोशिश करिए कि आप भी अब अपने लॉजिक बनाकर और आंसर लिखने का प्रयास करिए। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सब कुछ अगर ठीक से समझ में आ गया हो तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक और खास बात, मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट है magnetbrains.com। यहां पर हमने क्या किया है कि क्रमबद्ध तरीके से आपको सारी चीजें प्रोवाइड की है ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े। फॉर एग्जांपल, अगर आप सीबीएसई क्लास 7 to 12 हिंदी मीडियम सेलेक्ट करते हैं, बाकी आप इंग्लिश मीडियम में भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ आप क्लास 12 सेलेक्ट करते हैं तो मेरे साथ आप इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र ये महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। गणित आप अलग सब्जेक्ट टीचर के साथ पढ़ सकते हैं। ऐसे आप कोई भी चैप्टर या कोई भी क्लास या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का पॉइंट आप क्लिक करिए तो आप उस अलग अलग टीचर्स के सारी की सारी कक्षाएं पढ़ सकते हैं बिल्कुल निःशुल्क। और यहां से फिर आपको क्या क्या मिल जाती हैं, सभी चैप्टर्स, या सीबीएसई का पहले आपको कंप्लीट सिलेबस ओवरव्यू मिलेगा, फिर इसके अलावा स्टेट बोर्ड्स का सारी जानकारी मिलेगी, हर चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, छोटे छोटे टॉपिक वाइज वीडियोस, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, सारी चीजें आपको यहाँ पर डिटेल में प्रोवाइड की जाती हैं बिल्कुल निःशुल्क। अब जैसे आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करके मेरे साथ इस तरह की वीडियोस स्टार्ट करके यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं और सारे के सारे चैप्टर्स को बिल्कुल निःशुल्क यहाँ से कवर कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी 100% मुफ्त शिक्षा दे रहा है। सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ अलग अलग स्टूडेंट्स तक पहुँच सके और हम आपके लिए और इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियोज़ लेकर आ सकें। तो खूब मन लगाकर निःशुल्क शिक्षा का उपयोग करिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।